गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स कैसे इशू होते हैं, क्या इशू होते हैं, कौन शेयर होल्डर होता है, और हमने पढ़े थे उसके मेरिट्स। क्लियर। आज हम पढ़ रहे हैं उसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस पढ़ ली थी या पढ़नी है अभी? आई गेस पढ़ ली थी हमने। बताओ बेटा, पढ़नी है या पढ़ ली थी? सब पढ़ ली थी। ओके बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स से। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर है, मतलब कि वहां पर क्या दी जाती है, वहां पर प्रॉपर प्रेफरेंस दी जाती है, उन शेयर होल्डर्स को पूरी तरह से प्रायोरिटी दी जाती है। तो कहते यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स, द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो पैसा प्रेफरेंस शेयर से कलेक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या कहा जाता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स enjoy a preferential position over equity shareholder in two ways। बेटा जब कभी भी डिविडेंड बंटना होता है या कोई भी चीज होती है तो पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है। किसको दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। क्लियर। किस बेसिस पे? पहली, रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड out of the net profits of a company before any dividend declared for equity shareholders। बेटा कोई भी डिविडेंड अगर आ रहा है तो पहले प्रेफरेंस किनको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किनको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद बचा कुचा इक्विटी को दिया जाएगा। तभी इक्विटी का नाम हमने क्या पढ़ा था कल? रेजिडुअल शेयर्स। क्या बोला था? रेजिडुअल शेयर्स, क्योंकि उनको बचा कुचा चीजें मिलती हैं। सेकंड, रिसीविंग इन प्रेफरेंस शेयर्स में रिसीव होती है देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम्स ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर्स हैव बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। इसमें बेटा जो कैपिटल है वो तब रिसीव होती है जब सारा क्लेम जो क्रेडिटर्स का है, पहले तो सबसे पहले क्रेडिटर जो लोन लिया हुआ वो देना है, उसके बाद इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देना है, फिर बाद में कुछ बचा तो फिर वो इक्विटी को देना है। क्लियर? लास्ट में जाकर। यहां तक क्लैरिटी? बोलो यहां तक क्लियर है? तो उन्होंने कहा इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कहें, इन अदर वर्ड्स एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर उनके ऊपर कहते हैं क्या है, पूरी तरह से उनको प्रेफरेंस दी जाती है। कोई भी कैपिटल है तो उसके रीपेमेंट से पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सो प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल डिबेंचर्स एज दे बियर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये एक तरह से डिबेंचर्स की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं बेटा? डिबेंचर्स की तरह। क्लियर? बोलो क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, also as the dividend is payable only at a discretion of the directors and only out of profit after tax, so that extent these resemble equity shares। ये भी बेटा एक बेसिकली कई बार ये इक्विटी शेयर्स की तरह भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जब प्रॉफिट है पहले लोन की रीपेमेंट दी जाएगी, पहले जो आपने क्रेडिटर से पैसा लिया हुआ है वो दिया जाएगा, उसके बाद आप पैसे दोगे। क्लियर? उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर्स को दोगे। क्लियर? तो वहां पे कहीं ना कहीं ये इक्विटी की तरह भी इनका थोड़ा सा रोल हो जाता है कि पहले उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। पूरी तरह से ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमेशा दिया ही जाएगा, 100% श्योरिटी नहीं है इसमें, लेकिन हाँ ये है कि अगर बटेगा तो इनमें सबसे पहले बटेगा। यहां तक क्लियर बेटा? बोलो बेटा क्लियर है? यस सो सर। डज प्रेफरेंस शेयर्स में कहते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स इक्विटी शेयर्स की है और कुछ करेक्टरिस्टिक्स किसकी है? डिवेंचर की है। किसकी है? डिवेंचर। यहां तक क्लियर? सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट। इनको किसी भी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। सो कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी बेटा अलग अलग तरह के डिफरेंट शेयर्स इशू कर सकती है। क्लियर? अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट टॉपिक, मेरिट्स, कि प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या फायदे हैं। एक मिनट रुको बेटा। तो अब हम पढ़ रहे हैं इसके मेरिट्स। कहते हैं द मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन एज फॉलो। मेरिट्स दिए हुए हैं। पहला मेरिट है प्रेफरेंस शेयर्स
provide a reasonably steady income in the form of fixed rate of return and safety of investment. बेटा पहला सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर रीजनेबल स्टेडी इनकम है, स्टेबल इनकम है कि कल के दिन कुछ भी है तो आपको इनकम आपकी स्टेबल रहेगी, क्लियर। और फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा और पूरी तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी रहेगी। क्या रहेगी? पूरी तरह से उसकी सेफ्टी। सो दूसरा, प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स who want fixed rate of return with comparatively low risk। ये प्रेफरेंस शेयर्स उनके लिए यूजफुल है जो इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। क्या चाहिए? फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न विद कंपैरेटिवली लो रिस्क, जहां पर रिस्क क्या उनको कम से कम, क्या रिस्क उनको कम से कम। तीसरा, इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इनसे कहीं इक्विटी शेयर होल्डर का कोई कंट्रोल अफेक्ट नहीं होता over the management as preference shareholders do not have voting rights। बेटा यहाँ पर इनके पास कोई voting rights नहीं है, क्लियर। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को कोई इफेक्ट नहीं करते। चौथा, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स may enable a company to declare high rates of dividend for the equity shareholders in good times। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वजह से कई बार इक्विटी को भी हाई रिटर्न्स मिल जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? बोलो यहाँ तक क्लैरिटी है? यस सर। यस सर। आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट, इसके बाद आया, कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ preferential right of repayment over equity shareholder in the event of liquidation of a company। कल के दिन अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो भी बेटा इनको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर इनको पैसा मिलेगा, फिर बाद में आगे चलेगा, क्लियर। नेक्स्ट, कहते हैं प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट ऑफ अ कंपनी। इसमें आपको कोई एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक क्लैरिटी? क्लियर बेटा। नेक्स्ट आ गया हमारा लिमिटेशंस। क्या आ गया नेक्स्ट? लिमिटेशन। कहते हैं द मेजर लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस आर एज फॉलो। ये लिमिटेशंस नीचे दी हुई हैं। पहली, प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हाई रिटर्न्स, कि जो रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न ज्यादा मिले, तो ये उनके लिए प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं। दूसरा, preference capital dilutes the claim of equity shareholders over the asset of the company। प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से बेटा क्या होता है, ये जो क्लेम है इक्विटी शेयर होल्डर का वो खत्म हो जाता है, वो पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि इनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनको इग्नोर किया जाता है। तीसरा, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो बेटा क्या है, यहाँ पर जनरली हाई होता है। तो ये कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिवेंचर है उससे जनरली हाई होता है। तो ये बेटा कहीं ना कहीं पॉइंट ना गलत लिखा है, ये मेरिट होना चाहिए। मेरिट होना चाहिए, ये मेरिट में लिख लो आप। हाँ, फोर्थ जो मेरिट है वो डीमेरिट होना चाहिए। ये यहाँ पे पॉइंट ऊपर नीचे कर लेना, ये इसका मेरिट है बेटा, ठीक है, मिसप्रिंट है। और ये जो है पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स में enable company to declare high returns of dividend for the equity shareholders in good time। नहीं है, ठीक है, क्लियर। फोर्थ आया, as a dividend on these share is to be paid only when the company earn profit, so there is no assured return for the investor। बेटा यहाँ सिर्फ तभी प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेफरेंस जरूर दी जाएगी लेकिन तभी दी जाएगी जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। अगर कंपनी प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेगी तो कंपलसरी नहीं है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर। सो thus these shares may not be very अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर्स। कई बार जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि इसमें कंपलसरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा पैसा। यहां तक क्लियर? बोलो गारंटीड है? क्लियर बेटा। आगे, यस। द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंस। जो इसमें डिविडेंड होगा बेटा वो डिडक्टेबल नहीं होगा, उसमें आपको फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। thus there is no tax saving as in case interest of loan।
कहते हैं कि जो डिविडेंड पेड है बेटा वो यहाँ पर नॉट, यहाँ पर इस पे टैक्स, इस पे डिविडेंड अगर मिलता है ना, कई बार कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उस पे अगर आप डिविडेंड मिल रहा है ना तो उस वो आपको पूरी तरह से टैक्स फ्री है, उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, हमने पढ़ा था सबसे पहले हमारा टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था, इशू ऑफ शेयर्स से। शेयर्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इक्विटी शेयर्स, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिवेंचर्स। ये बेटा आपके अगले नेक्स्ट ईयर 12th में अकाउंट्स के चैप्टर भी हैं, तो वो थ्योरी आपकी यहीं से आएगी सारी। क्लियर। डिवेंचर, डिवेंचर आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। कि कल के दिन अगर आपको कल के दिन कोई लॉन्ग टर्म डेट लेना है, लोन लेना है, तो उसके लिए आप डिवेंचर इशू कर सकते हो। क्या इशू कर सकते हो, डिवेंचर। सो अ कंपनी कैन रेज फंड थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी फंड रेज कर सकती है क्या इशू करके, डिवेंचर्स इशू करके। विच बियर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपको क्या देना पड़ता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। So the debenture issued by a company is an acknowledgement that the company has borrowed a certain amount of money. तो ये जो डिवेंचर इशू हो रहे हैं कंपनी द्वारा, ये एक्नॉलेजमेंट है दैट अ कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट, कि कंपनी ने इतनी अमाउंट तो बोरो करनी ही पड़ेगी, इतना तो है मिनिमम, इसकी एक अमाउंट होती है। सो कंपनी मतलब अगर आपने डिवेंचर किया है तो कंपनी से ये भी पता चल जाता है कि कंपनी ने कितना पैसा बोरो किया हुआ है आगे। विच इट प्रोमिसेस टू रीपे एट अ फ्यूचर डेट। डिवेंचर में बेटा अगर आपने लोन लिया है तो आपको ऑब्वियसली उसको फ्यूचर डेट में क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। सो डिवेंचर होल्डर्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं बेटा जिनको हमें पैसा देना होता है, और डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। So debenture holders are paid a fixed stated amount of interest. जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं बेटा, इनको एक फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है एक इंटरवल के बाद। इंटरवल से 6 मंथ्स या 1 ईयर, 1 ईयर के बाद इनको एक अमाउंट मिल गई, 6 मंथ्स के बाद अमाउंट मिल गई। वो पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर रिक्वायर्स दैट द इशू be raised by a credit rating agency, CRISIL, underline कर लेना, CRISIL, Credit Rating and Information Services of India, on aspect like track record of the company, profitability, debt service capacity, credit worthiness and a perceived risk of lending। ये सारी चीजें देखते हुए कंपनी कल के दिन अपना डिवेंचर इशू करती है। और ये जब क्रिसिल अलाउ करेगा तो पहले क्रिसिल रेट करेगा कि इनकी रेटिंग देगा, होती है ना रेटिंग की, इसको इतना रेट दिया, उसको उतना रेट दिया, उस रेटिंग के बेस पर बेटा आगे वो कंपनी अपने डिवेंचर इशू कर सकती है, रेटिंग करेगी। उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी कि उन्होंने अगर पैसा लोन लिया तो क्या उन्होंने प्रॉपरली टाइमली पेमेंट्स की हैं, क्या उन्होंने आगे चीजें की हैं, तो उन्होंने प्रॉपर सिस्टम से सब कुछ चले हैं कि नहीं। सो अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, issue of zero interest debentures which do not carry any explicit rate of interest and has also become popular in recent years। ये issue of zero interest debenture होता है कि जिसमें कंपनी इशू कर सकती है और इसमें आपको कोई फालतू का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जितना आपने पहले शो कर दिया बस वही होगा, एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस होंगे तो वो नहीं लगेगा। क्लियर। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर एंड इट्स परचेज प्राइस इज टू द रिटर्न टू द इन्वेस्टर। अब देखो होता क्या है, जैसे कंपनी ने अभी डिवेंचर इशू कर दिया 100 वाला 95 का, ठीक है, तो पहले लोगों ने उसको 95 में खरीद लिया, बाद में लोगों को पैसे कितने मिलेंगे उससे, 100। तो ये बीच का गैप उनके लिए क्या हो गया बेटा, इनकम, प्रॉफिट। क्या हो गया उनके लिए, प्रॉफिट कह लो, इनकम कह लो, रिटर्न कह लो, एक ही बात है। यहां तक क्लैरिटी गारंटीड है बेटा। अब आ गया कि इसके मेरिट्स क्या है, डिवेंचर में फायदे क्या हैं। देखो डिवेंचर में सबसे पहले फायदा ये है कि कल के दिन आपका जो कंट्रोल है कंपनी का वो डाइल्यूट नहीं होगा। कोई बैंक वाला या कोई इंस्टीट्यूशन आपके ऊपर आकर कंट्रोल नहीं करेगा। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है कि आपको कंट्रोल शेयर करना पड़ेगा, आपको वो कंट्रोल भी आगे दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा। क्लैरिटी। तो कहते हैं पहला मेरिट, कहते द मेरिट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिवेंचर आर गिवन एज फॉलोज। जो इसके फायदे हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला,
इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स। बेटा यहाँ पर इसको ना इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क क्या है? कम से कम, और रिटर्न क्या है? ज्यादा से ज्यादा। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। पक्की बात है? तो देखो, इसको जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि इसमें रिस्क बहुत कम है और फायदा क्या है? ज्यादा से ज्यादा है, तो वो इसको प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा, डिवेंचर आर फिक्स्ड चार्ज फंड एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये प्रॉफिट के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका, ये तो देने ही देने हैं वापस कंपनी ने, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इसमें 100% अश्योरेंस रहती है। क्लियर? आगे, the issue of debenture is suitable in the situation when the sales and earnings are relatively stable। बेटा ये वहां के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सही है जिन ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा स्टेबल इनकम रहती है। उन्हें पता है कि हर मंथ हमने इतना पैसा तो अर्न करना ही करना है, तो ऐसी कंपनीज के लिए ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से फायदेमंद है। क्या है? पूरी तरह से फायदेमंद, उन्हें इससे से ज्यादा फायदा पहुंचता है। क्लैरिटी? आगे, एज डिवेंचर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। कहते हैं डिवेंचर में कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। जैसे इक्विटी शेयर अगर आपके पास है तो आप कंपनी में वोट कर सकते हो, आपके पास पूरा अधिकार होगा, लेकिन डिवेंचर में ऐसा कोई राइट अवेलेबल नहीं होता। सो फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर डज नॉट डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन मैनेजमेंट। मैंने बताया ना कि डिवेंचर लेने से कभी भी कंट्रोल खत्म नहीं होता, कि हम किसी से कंट्रोल शेयर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था ना कि JLR जो जैगुआर लैंड रोवर थी, वो जैसे ही टाटा के शेयर ज्यादा हो गए तो टाटा ने उसको ओन कर लिया, टाटा ओनर बन गया, है ना? और ऐसे ही अगर डिवेंचर होते तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो कंट्रोल उसमें शेयर नहीं किया जाता। यहाँ तक क्लियर? आगे, फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर इज लेस कॉस्टली। अगर आप डिवेंचर से पैसा जनरेट कर रहे हो तो वो कम से कम कॉस्टली, उसमें किसी तरह का आपका खर्चा नहीं आता, as compared to the preference or equity capital, as the interest payment of debenture is tax deductible। अगर आप कल के दिन जो इंटरेस्ट दे रहे हो, जैसे मैंने, अगर हमारी कंपनी ने 1 लाख रुपीस लेके आई हमारी कंपनी, क्लियर, हमने उस 1 लाख पे 9% इंटरेस्ट दिया, 9000, तो बेटा इस 9000 पे कंपनी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक क्लैरिटी? इस पे कंपनी कभी भी टैक्स नहीं देगी। क्लैरिटी? नेक्स्ट, अगला आया लिमिटेशन। डिवेंचर्स एज सोर्स ऑफ फंड हैज सर्टेन लिमिटेशन। ये डिवेंचर अगर एक सोर्स ऑफ फंड है तो इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे दीज आर गिवन एज फॉलो। पहला, एज फिक्स्ड चार्ज इंस्ट्रूमेंट्स डिवेंचर पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ अ कंपनी। डिवेंचर क्या दे देते हैं बेटा? कंपनी को एक परमानेंट बर्डन दे देते हैं। अगर कल के दिन लॉस हुआ तो भी वापस करना है, तो कंपनी के ऊपर एक बर्डन आ गया ना कि अगर फायदा हुआ चाहे नुकसान हुआ, पैसा आपको वापस देना ही देना है, ये कंपलसरी है। सो देयर इज अ ग्रेटर रिस्क व्हेन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी फ्लक्चुएट। अगर कंपनी की अर्निंग फ्लक्चुएटिंग है कि कभी पैसा आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो वहां उस टाइम के लिए बेटा ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा रिस्की। यहां तक क्लियर? गारंटीड? नेक्स्ट, कहते in case of redeemable debentures the company has to make provision for repayment on the specific date। redeemable होता है कि पहले ही डिसाइड हो गया है कि इस डेट को आपको सारा पैसा क्या करना है? रिटर्न करना है। तो कहते हैं वहां पर इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तब भी बेटा आपको वहां पर भी, उस टाइम पर भी आपको पूरे का पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। आप किसी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, पैसा रिटर्न करना ही करना पड़ेगा। क्लैरिटी यहां तक? नेक्स्ट, कहते ईच कंपनी हैज सर्टेन बोरिंग कैपेसिटी। हर कंपनी के बेटा कुछ ना कुछ बोरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना लोन उठा सकती है, ऐसी कुछ कैपेसिटी होती है। विद द इशू ऑफ डिवेंचर द कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी टू फर्दर फंड रिड्यूसेस। कि अब अगर आपने पहले ही पूरी अमाउंट की आपकी कैपेसिटी का आपको इतना लोन मिल सकता है, अगर आपने पहले ही उतना लोन ले लिया तो बेटा बाद में वो आपके लिए क्या हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। आप बीच में फ्लेक्सिबल नहीं कर पाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर नहीं रह पाएगी। यहां तक क्लियर? तो आज हमने कितना कर लिया? हमने इक्विटी शेयर जो था वो सारा कर लिया, प्रेफरेंस शेयर्स था वो सारा कर लिया, और हमने डिबेंचर्स था वो सारा कर लिया। यहां तक क्लैरिटी बेटा? क्लियर? पढ़ क्या रहे थे हम? इशू ऑफ
शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं? 3 तरह के, कौन कौन से? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी एक और चीज, शेयर इश्यू ऑफ शेयर 2 ही तरह के हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। उसके बाद हमने अगला कौन सा पढ़ा? डिवेंचर्स। फिर हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कमर्शियल बैंक्स। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, जितने भी बैंक्स देखते हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो एसबीआई हो, है ना, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो उसके बाद यस बैंक हो, कोई भी, ये सारे बेटा कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स का मतलब होता है ये पब्लिक डीलिंग करते हैं। क्या करते हैं ये? पब्लिक डीलिंग। कहते हैं कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वाइटल पोजीशन as they provide fund for different purposes as well as for different time periods। जो कमर्शियल बैंक्स हैं बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं क्योंकि ये फंड प्रोवाइड करते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए और अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, कि किस टाइम में कैसा वो उस हिसाब से। सो बैंक एक्सटेंड लोन्स टू फर्म्स ऑफ ऑल साइजेस एंड इन मेनी वेज। कहते हैं बैंक्स फंड प्रोवाइड करते हैं बहुत तरीकों से, अलग अलग तरीकों से, लाइक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स, टर्म लोन्स, परचेज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। बहुत तरह के चीजें देते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट भी देते हैं। कल के दिन बैंक आपकी गारंटी देता है कि आपने अगर किसी से लोन लेना है तो बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के देता है कि हाँ भाई इनको लोन दिया जाए। ये गारंटी भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। टर्म लोन भी देते हैं कि किसी टर्म के लिए आपको लोन दे दिया है, ठीक है। पर्सनल लोन भी देते हैं, बहुत तरह के अलग अलग फैसिलिटीज देते हैं। So the rate of interest charged by banks depends on various factors such as the characteristics of the firm। जो rate of interest होगा वो अलग अलग होंगे, and the level of interest rates in the economy। इकोनॉमी में भी डिपेंड करेगा बेटा, गवर्नमेंट भी रेट्स को कंट्रोल करती है, तो इकोनॉमी से भी वो रेट्स पर फ्लक्चुएशन होगी। इकोनॉमी कौन सा रेट कैसा डिसाइड हो रहा है, क्या डिसाइड हो रहा है वो। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर बेटा? नेक्स्ट कहते हैं द लोन इज रीपेड आइदर इन लमसम, या तो आप एक साथ कुछ लमसम अमाउंट का दे सकते हो इकट्ठा सा, और इंस्टॉलमेंट ईएमआईज में भी आप लोन वापस कर सकते हो। बैंक क्रेडिट जो है बेटा वो एक परमानेंट सोर्स नहीं है, आपको हमेशा नहीं मिल सकता। बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो देखते हुए बैंक आपको लोन देता है। सो दो बैंक्स हैव स्टार्टेड एक्सटेंडिंग लोन्स फॉर लॉन्गर पीरियड। बैंक्स ने अब लंबे लंबे टाइम पीरियड्स के लिए लोन देना शुरू कर दिया है। सो जनरली सच लोन्स आर यूज्ड फॉर मीडियम टू शॉर्ट पीरियड्स। ये लोन टर्म्स कितने तक यूज किया जाता है? मीडियम से शॉर्ट पीरियड में। सो द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी। जो बोरोवर है बेटा, जिसने लोन लिया है, उसको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है? कुछ सिक्योरिटी। और क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म बिफोर अ लोन इज सैंक्शनड बाय अ कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक लोन देता है तो उससे पहले वो कोई सिक्योरिटी आपकी रखता है, तभी लोन देता है। अगला आ गया मेरिट्स। क्या आ गया बेटा? कहते हैं द मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलो। पहला, बैंक आपको टाइमली असिस्टेंस देता है। क्या देता है? टाइमली असिस्टेंस टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड बाय इट। जब आपको जरूरत है वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। दूसरा, सिक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन। पूरी तरह से सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्या रहेंगी? सीक्रेट। जैसे इक्विटी शेयर में क्या होता है, कंपनी को अपनी सारी बैलेंस शीट डिस्क्लोज करनी पड़ती है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो बिजनेस की चीजें हैं वो पूरी तरह से सीक्रेट रहेंगी। सप्लाइड टू द बैंक बाय द बोरोड, जो आपने कल के दिन कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन दी है, बैंक उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेगा। क्या रखेगा? उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल। थर्ड, फॉर्मेलिटीज सच एज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये इजी सोर्स है। क्या है ये? इजी सोर्स। सीधा बैंक गए, लोन ले लिया, किसी तरह का कोई प्रोस्पेक्टस नहीं छापना, कोई ऐड नहीं करनी, कुछ नहीं, जो कि इक्विटी शेयर्स में होता है। चौथा, लोन फ्रॉम अ बैंक इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस as the loan amount can be increased according to business needs and can be repaid in advance when funds are not needed। कहते ये कल के दिन ये जो बैंक है, ये लोन अगर आप बैंक से ले रहे हो, ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। जब आपको जैसे जैसे पैसों की जरूरत पड़े, आप वैसे वैसे पैसे ले सकते हैं। क्लियर? किसी तरह की कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। क्लियर? लिमिटेशंस, कहते हैं मेजर लिमिटेशंस जो हैं वो ये नीचे दी गई हैं। पहली,
फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड्स, और इनको एक्सटेंशन होती है वो जरूरी नहीं है कि होगी, और डिफिकल्ट होती है एक्सटेंशन करनी। कहते हैं बैंक, दूसरा बैंक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है कंपनी के अफेयर्स के बारे में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में, एंड मे आल्सो आस्क फॉर सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स एंड पर्सनल श्योरिटीज। पर्सनल बेटा आपकी श्योरिटीज चेक करते हैं, आपके विटनेसेस भी देखते हैं। सो दिस मेक्स द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग फंड स्लाइटली डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन सम केसेस अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है बैंक लोन देने के लिए। फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि सेल ऑफ मॉर्टगेज गुड्स दस मेकिंग नॉर्मल बिजनेस वर्किंग डिफिकल्ट, कि जो मॉर्टगेज गुड्स हैं उसको आप सेल नहीं कर सकते। क्लियर? ऐसी कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा देता है जिसकी वजह से ये सोर्स बेटा क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। यहाँ तक क्लियर? अब हम इक्विटी शेयर्स पढ़ चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ चुके हैं, डिवेंचर पढ़ चुके हैं, कमर्शियल बैंक पढ़ चुके हैं। अगला हमारा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर? और उसके बाद हमारे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है, तो 2 दिन बाद आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? इसके बाद बेटा कॉन्टिन्यूसली आपके टेस्ट चलेंगे, जितने भी टेस्ट हैं वो सारे होंगे शुरू से, क्योंकि हम 8 कर चुके हैं, 2 ही चैप्टर रह गए हमारे सिर्फ। क्लियर? आज के लिए इतना सफिशिएंट है।